जय हिंद साथियों। तो कैसे है आप लोग? अब आने वाली बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? जरूर आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड आने वाली बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं बाबू। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का बार बार आने वाला जो भी 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, जो कि 18/2/2026 के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यदि आपका परीक्षा 2026 में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लास्ट में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बचे बने, यानी कि 50 में से आपको आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही सही बने। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू। बहुत ही आराम आराम से बनाइएगा, कहीं भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या बाबू? परिमेय और अपरिमेय वाला बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर परिमेय पहचाने अपरिमेय पहचाने का बस एक ही तरीका, जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। यहाँ पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है बाबू तो क्या है? वो संख्या परिमेय होगा। जो संख्या अपरिमेय नहीं है वो परिमेय होगा। तो ये हमारा देखिए संख्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन बाबू ये परिमेय संख्या कैसे बाबू? देखिए √12 है और डिवाइडेड बाय √3 है, यानी भाग देंगे तो इसको कटेंगे √4 से, तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये एक परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला परिमेय यानी परिमेय संख्या है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या ये नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। दो लगातार सम संख्याओं का मासा होगा। दो लगातार सम संख्याओं यानी विषम संख्याओं का मासा, जैसे कि हम एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 5। इसका निकालेंगे 2 3, एक बार में लगाएंगे 2 1 2। इसका कितना मासा आया बाबू? इधर वाला मासा होता है, तो ये इसका मासा 1 आया। आप कहीं से भी लीजिएगा इसका मासा हमेशा 1 ही आएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा कितना आएगा बाबू? 1 ही आएगा। अब चाहे कहीं से भी ले ले, उदाहरण के तौर पर हम 11 और 13 ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक बार में लेगा 11 और यहाँ पर तीन, दो बचेगा बाबू। कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 11, 2 × 5 = 10। यहाँ बचेगा 1 2, 1 दूनी 2। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मासा 1 में आया। कहीं से भी संख्या ले ले बाबू, यहाँ पर मासा हमेशा 1 ही आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या पहचानने का बस एक ही तरीका है किसका एक या एक से अधिक गुणनखंड नहीं है। एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए बाबू। इन सभी का देखिए कौन कौन सा गुणनखंड एक है, 3 भी है हमारा बाबू, 11 भी है, इसका भी एक है, 3 भी है बाबू, और भी ज्यादा है। इसका एक भी है, 2 भी है, एक केवल इसका देखिए 1 और 31 के अलावा कोई नहीं है। 1 और 31 के अलावा कोई नहीं है बाबू, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 एक अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई ना हो तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x -3 के शून्यक ए बी है, यहाँ पर शून्यक अल्फा बीटा की जगह पर ए बी दिया है, तो ए प्लस बी। यदि यहाँ पर अल्फा बीटा देता बाबू तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता, लेकिन ए बी दिया है तो ए प्लस बी का मान पूछा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। -b/a उसी प्रकार से ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो आप सभी जानते हैं, ये ए का मान होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। हमें -b/a निकालना है तो बाबू बी का मान -7 है, फॉर्मूला वाला 7, और बी का मान लिखेंगे ए की जगह पर यहाँ पर बाबू 6 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। 7/6 जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल आसान था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद x² ax + b के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह
का हो तो ए का मान। देखिए क्या पूछा है, शून्यक बराबर है बाबू, शून्यक क्या हमारा बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है। शून्यक बराबर है यानी कि अल्फा बराबर बीटा है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, विपरीत चिन्ह है। मान लीजिए ये प्लस है बाबू तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि ये बाबू प्लस है, यदि ये बाबू प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम अलग पेन से दर्शाएं आपको। यहाँ पर क्या है, यदि ये बराबर है परंतु ये प्लस है ये माइनस है, इधर माइनस है बाबू इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो बाबू जीरो बचता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो बचेगा बाबू। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए बाबू। क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर जीरो। यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए भाई ए का मान होता है, ये हमारा क्या होता है बी का मान, ये हमारा सी का मान होता है। माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ए, और कुछ नहीं तो वन लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं तो वन। यहाँ बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ नहीं तो वन मान लेते नीचे, इसको इधर और इसको इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बटा, एक से जीरो गुना करेंगे जीरो, ए बराबर जीरो ही आएगा बाबू। क्या आ जाएगा, ए बराबर जीरो ही आएगा। क्या जाएगा, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। क्या जाएगा, ए बराबर जीरो आ जाएगा। ए का मान हमें क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का मूल का गुणनफल 9 हो, 8 हो, सॉरी 8 है, तो ए का मान पूछा बाबू। मूल का गुणनफल यानी कि एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है, तो इसका गुणनफल बराबर आप सभी जानते हो कि सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो यहाँ आप सभी जानते हैं ये का मान, ये बी का मान, ये सी का मान होता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, ए, और ए की जगह पर लिखेंगे वन। क्या हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 8। हम आपको बता दें, यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं, c बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि इसका गुणनफल दिया है बाबू, इसका गुणनफल दिया है। c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a b, और c की जगह पर लिखेंगे a की जगह पर लिखेंगे 1, गुना 8 कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे बाबू, इसका कुछ नहीं नीचे 1, इसका इससे गुना कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन सी नंबर में यहाँ पर दिख रहा है, माइनस वाला नहीं होगा बाबू। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो चर वाले दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल, दो समीकरणों का हल अनंत हो तो उनका आलेख होगा बाबू। अनंत कब होता है, अनंत आप सभी जानते हैं अनंत कब होता है, जब दो समपाती रेखा जाए, एक पर एक रेखा आ जाए तो वो अनंत हल हो जाता है, दो समपाती रेखा। यही समांतर रहता बाबू तो कोई हल नहीं, समांतर रहता तो कोई हल, यहाँ पर कोई हल नहीं होता, कोई हल यहाँ पर नहीं होता। प्रतिच्छेदी रहता तो केवल एक हल होता, क्या होता, केवल एक हल। इसको भी याद रखिएगा, केवल एक हल पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, कोई हल नहीं पूछेगा तो दो समांतर रेखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा अनंत हो, हल क्या हो, अनंत हो, तो दो समपाती रेखा यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पूछा है तो लेखा चित्र समांतर हो। पीछे ही मैं बताया जब लेखा चित्र यहाँ पर समांतर रहता है तो कोई हल नहीं होता, यानी कि इसका हलों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि जब समांतर रहेगा तो यहाँ पर कोई हल यहाँ पर नहीं होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 50 का विवेचक यानी कि डी का मान पूछा बाबू। आप सभी जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर लिखेंगे माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 50। अब सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया 15 यहाँ पर 4, तो आप सभी जानते हैं ये ए का मान, आगे वाला ए का मान, ये बी का मान, ये हमारा सी का मान होता है, बस उसी के आधार पर पुट कर दिए। 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 225 होता है, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बाबू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो 5 चौका यहाँ पर हो जाएगा 20, 200, क्या हो जाएगा 200, जोड़ेंगे तो 425, जोड़ेंगे तो बाबू 425, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बाबू तो x की यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। x इधर माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि x की वैल्यू पुट कर देना है 2, तो हमारा p का जो मान है वो हमारा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो p ऐसा ही रह देना, x की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस 6, 2 कहाँ से आया बाबू, x का मान आया, यहाँ बराबर कर देंगे 0, p को ऐसा ही रहने देंगे, 4 हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 2 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा बाबू प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4p, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा लिख दिए, ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, यहाँ पर काटेंगे 4 दूनी 8, p बराबर हो जाएगा 2, p बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिख ही नहीं रहा बाबू। यहाँ p बराबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। तो ऑप्शन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको हम 2 कर देते हैं, ऑप्शन सी मान लीजिएगा इसको, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसका 2 ही आंसर आएगा, बिल्कुल साफ कैलकुलेशन है, कहीं भी कोई झिझक वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। 6 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, 4 दूनी 8 यहाँ पर बिल्कुल सही है, कभी कभी हो जाता है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी 6,9,12 का सार बनता है, यानी कि डी का मान पूछा है। तो डी बराबर आप सभी जानते हैं हमारा T1 होता है, ये हमारा T2, ये हमारा T3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 की जगह पर 9 और T1 की जगह पर 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, माइनस वाला नहीं होगा बाबू। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 10, 7, 40, 4 का 30वां पद पूछ दिया बाबू। तो बहुत ही आसान मेथड आपको हम बताएंगे। आप सभी जानते हैं ए का मान यहाँ पर क्या होता है, प्रथम बड़ा पद होता है, जो हमारा T1 होता है वही हमारा ए का मान होता है, और ये हमारा T2 हटाने के टर्म 2, तो T1 बराबर ए का मान होता है 10, और डी का मान निकालने के लिए पीछे वाले को आगे से घटाएंगे बाबू, यानी कि 7 को घटाएंगे 10 से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। 30वां पद पूछा बाबू, तो a प्लस 29d, क्या लिखेंगे a प्लस 29d। जब बाबू पूछे 31वां पद, तो एक कम करके देना, जितना पद पूछे एक कम करके डी लगा देना है। ए की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे और 29 लिखेंगे, डी के वैल्यू -3 पुट करेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा बाबू। आप सभी जानते हो 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87 होता है बाबू, 87 होता है, और 87 में से 10 को घटाएंगे बाबू -77 आ जाएगा, -77 हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा -77, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन था, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हुआ, सिंपल सा कैलकुलेशन था जो कि हम आपको करके दिखाएं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार से इसको बना लीजिएगा बाबू। 12वां पद पूछा है तो a प्लस 11d करके बना लीजिएगा। a का मान यहाँ इधर हो जाएगा, d का मान 5, a का मान यहाँ पर 5 निकाल लीजिएगा, d का मान बिल्कुल हम बता देते हैं 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। तो इसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा 11, 15 और 19 का कौन सा पद 51 है। जब भी ये सब क्वेश्चन आ जाए पद पूछ दे दिए कि कौन सा पद 51 है, तो Tn बराबर मान लीजिएगा 51, यानी कि अंतिम पद मान लीजिएगा 51, Tn बराबर 51। आप सभी जानते हैं ए का मान 11, डी का मान निकालेंगे 15 में से 11 जाएगा बाबू, तो यहाँ पर बचेगा 4, क्या बचेगा 4। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 1 क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करेंगे बाबू जो कि 11 है, प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे, डी का वैल्यू 4 बराबर हो जाएगा 51, एन माइनस 1 इंटू में 4 बाबू, 51 में से इधर इधर प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस,
तो 51, यहाँ पर 51 में से 11 जाएगा बाबू, तो यहाँ पर बचेगा 40। क्या बचेगा? 40 बचेगा। अब सभी जानते हैं 4 दहन के 40 कट जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 10। इधर -10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 11, तो 11वां पद हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पर 11 आ गया तो 11वां पद हो जाएगा। n की वैल्यू ही हमें पूछा था, जो कि 11वां पद आ गया। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में यहाँ आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बिंदु बिंदु -2, -5 का भुज पूछा बाबू। भुज और कोटि, भुज और कोटि, कोटि बाबू, कोटि हो जाता है बाई का मान, और यहाँ पर भुज हो जाता है एक्स का मान। क्या हो जाता है? एक्स का मान। तो आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट्स में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्स और बाई होता है। तो यानी एक्स का मान यानी कि भुज, और कोटि पूछ देगा तो बाई का मान। यहाँ पर भुज पूछा बाबू तो भुज हो जाएगा -2, और यदि कोटि पूछ देता तो हो जाता -5। यदि कोटि पूछ देता, इसी का कोटि पूछ देता तो हो जाता -5। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूरी पूछा बाबू, देख लिए 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला उतना लगाने की आवश्यकता नहीं, पहले लेना है अंडर रूट। हमें क्या करना है? लेना है अंडर रूट, और इस प्रकार से एक ब्रैकेट लिखना, इधर से पहला लेना है, इधर से भी पहला लेना है। 2 - 4 का होल स्क्वायर कर देना है, बीच में लगा देना है प्लस, और इधर से पहला लेना है यानी कि इधर से दूसरा लेना है, इधर से भी दूसरा लेना है, इसका होल स्क्वायर करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा बाबू। यहाँ पर दूरी सूत्र निकल जाएगा। क्या किए? इधर से पहला लेके दोनों को यहाँ पर माइनस करके होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम चीज, इधर से दूसरा लेके माइनस करके होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बाबू, 2 में से 4 जाएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं यहाँ पर यह सब बहुत सारा बच्चा यहाँ पर क्या करते हैं? स्क्वायर से रूट काट देते हैं। बिल्कुल नहीं काटना बाबू, जब तक बीच में प्लस है तो आप स्क्वायर से रूट नहीं काट सकते, जब तक कि मल्टीप्लाई यहाँ पर न आ जाए। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √8। √8 को बाबू हम किस प्रकार से लिख सकते? तो √8 को यहाँ पर 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा जो कि बाहर हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2√2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यदि √8 ऑप्शन में है तो √8 ही यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपका इसको √8 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो बस इसको तोड़ दिए हैं। 4 का वर्गमूल निकलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और √2, इस प्रकार से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाले मध्य बिंदु। यहाँ पर मध्य बिंदु पूछेगा बाबू, कुछ नहीं करना है, इधर से पहला लेना है। 4 + 6 बटा कर देना है 2, कॉमा निकालना है, इधर से दूसरा 5 + 5 बटा में कर देना है 2। जो भी इस दोनों का सॉल्व करके आएगा बाबू वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ 6 × 4 = 10/2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 5 = 10/2 हो जाएगा। दोनों काटेंगे 5, इसको भी काटेंगे 5, तब 5,5। ऑप्शन देखिए किस में मैच खा रहा है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। बाई अक्ष पर भुज यानी कि x का मान पूछा बाबू। बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यही पूछ देता है x पर सभी बिंदुओं का कोटि। तो x का यानी कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर देखिए बिंदु 2,5 किस पाद में? पाद वाला क्वेश्चन एक ही बार में हम समझ लेते हैं। ये हमारा प्रथम पाद होता है, ये हमारा दूसरा पाद होता है, ये हमारा तीसरा पाद होता है, और ये हमारा चौथा पाद होता है, और ये तो पहला पाद होता है। इसमें दोनों प्लस प्लस में होता है बाबू, इसमें दोनों माइनस माइनस में होता है। नहीं बाबू, इसमें क्या होता है? इसमें एक माइनस एक प्लस में होता है, और इसमें दोनों माइनस में होता है। इसमें हो जाएगा एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है बाबू? प्लस में तो प्रथम पाद हो जाएगा, यदि माइनस प्लस रहेगा द्वितीय पाद, और माइनस माइनस तृतीय पाद, यदि प्लस माइनस रहेगा चतुर्थ पाद यहाँ पर हो जाएगा।
तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु -3 माइनस यानी -3 और 4 के बीच की दूरी यहाँ पर पूछा बाबू। मूल बिंदु से आप सभी जानते हैं, मूल मूल बिंदु से यहाँ पर 0,0, तो जीरो को हमें लिखना ही नहीं है बाबू, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। जीरो से हमें कोई मतलब ही नहीं है मूल बिंदु में। जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो क्या कुछ नहीं करना है, इधर का स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस दे देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। मूल बिंदु से घटाने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा बाबू, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। आप सभी जानते हैं 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, ऑप्शन डी। जीरो से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना बाबू। जब मूल बिंदु दे दिया तो हमें जीरो से कोई ताल्लुक यहाँ पर रखना ही नहीं है, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट इसी का दोनों का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 5 यानी पाई/3 का मान पूछा। पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री। तो cos पाई की जगह पर 180/3, 3 छक्का 18 यानी कि cos 60 की वैल्यू पूछा बाबू। cos 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ चुका है। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी बोला, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, जो कि ऑप्शन बी है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √2 होता है, किसका मान यहाँ पर √2 होता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कौशिक का होगा, कौशिक 45 का होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का जैसे साइन 45 डिग्री का मान है, यानी कि साइन यहाँ पर साइन थीटा एक दूसरे का अपोनेंट होता है, यानी कि इसका उल्टा इसका उल्टा हो जाता है, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1/2 √2। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी कि √2, तो √2 किसका वैल्यू हो जाएगा, कौशिक 45 का। एक और यदि यही पूछ देते इसी के ऑप्शन में रहता सेक 45, तो वो भी सही आंसर होता, क्योंकि दोनों का मान सेम ही होता है। यहाँ पर देखिए, कॉस 90 डिग्री -5, इसको 5 पढ़ते हैं बाबू, तो कॉस बदलेगा बाबू साइन में, कॉस बदलेगा किस में, साइन में बदलेगा, साइन बदलता है कॉस में। 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये सब बाबू, साइन 90 - a, साइन बदलेगा कौसे में, साइन बदलेगा कौसे में, कौस बदलेगा साइन ए में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन टेन इसका देखिए, जब भी इस टेन और कॉट दोनों अपोजिट अपोजिट आ जाए, टेन कॉट जैसे कि साइन और कॉस आ जाए, साइन और यहाँ पर कौशिक आ जाए, या कॉस और सेक आ जाए, तो यहाँ पर जस्ट दोनों अगर आ जाए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट 1 पुट कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर देखिए बाबू, साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस, यहाँ पर देखिए क्या होगा, बदलेगा, दोनों में से कोई एक को यहाँ पर बदलना होगा। 37 डिग्री इसको ही हम बदलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस, यहाँ पर 90 माइनस हो जाएगा 37। आप समझ रहे होंगे कि 37 कैसे आया, तो जो भी मान रहेगा 90 से उसको घटा देना है, तो इसको घटाएंगे बाबू, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 37 ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 37 ही यहाँ पर आएगा। 90 में से यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया, तो यहाँ पर बचेगा 5। ये थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। यहाँ पर 90 में से 35 को घटाएंगे बाबू, तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आ रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है बाबू। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा लगता है टाइपिंग मिस्टेक में हो गया, तो इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर 55 डिग्री आ गया बाबू, यहाँ पर 37 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 37 डिग्री यहाँ पर आना चाहिए घटाने के बाद।
यहाँ पर ये जो डिग्री का एंगल बाबू या तो ये 55 रहा होगा, ये क्या होगा 55 ही होना चाहिए, 55 होगा तो भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए इस डिग्री का मान ताकि 37 आ जाए, तो यहाँ पर होना चाहिए 35। हाँ बाबू ये भी यही 37 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी 37 डिग्री होगा। तो 10 में से 10 नहीं, ये क्वेश्चन को ही गलती करते हैं, ये क्वेश्चन ही गलती टाइप हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा। tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहाँ पर 3 स्क्वायर से रूट कटेगा 3, 3 तिया यहाँ पर 9, ऑप्शन सी। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बाबू। तो cos 60 का मान पूछा है तो आप सभी जानते हैं 1/2 होता है। ये क्वेश्चन को देखिए बाबू, 31 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई पर 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई, एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कौन है। तो यहाँ पर देखिए एक मीनार है बाबू, एक मीनार है और ये हमारा एक मीनार है, इसके पाद से बिंदु की दूरी यहाँ पर 15 मीटर है। ये 15 मीटर है बाबू, ये 60 है, ये 60 है ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी और यहाँ पर सी, समझ लीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या निकालिए, ये सभी जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है। तो हमें ए बी का मान पूछा यानी कि मीनार की ऊंचाई पूछा था। कैसे निकालेंगे बाबू, बहुत ही हमें ये वाला निकालना है। तो आप सभी जानते हैं ये लंब ये आधार हुआ, तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में। लंब और आधार किस में आता है, टैन में। लंब और आधार आता है टैन में, तो टैन यहाँ पर 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर टैन 60 लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, यानी कि लंब बटा यहाँ पर आधार। आप सभी जानते हैं टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन 60 का वैल्यू √3 पुट करेंगे, ए बी को ऐसा ही रहने देंगे, बी सी की जगह पर लिखेंगे 15, कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 15√3। क्या हो जाएगा 15√3, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन सी में यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है 15√3। अब बताइए वृत्त के केंद्र पर बना कोण कौन सा होता है। वृत्त पर बना केंद्र यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर कौन नहीं बाबू, कोण, कोण, कोण क्या जगह कोण 360 डिग्री होता है, 360 यहाँ पर डिग्री होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास यानी डी का मान पूछा है। व्यास यानी कि रेडियस का मान, यानी कि यहाँ पर डायमीटर का मान पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर यहाँ पर स्क्वायर होता है 154, यहाँ पर हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बाई का स्क्वायर, यहाँ पर बटा में हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 54। इसको हम वो साइड ले जाएंगे बाबू, वो साइड ले जाएंगे, वो साइड यहाँ पर ले जाएंगे तो फ्रैक्शन होगा जो पलट जाता है। क्या हो जाता है, फ्रैक्शन होता है जो पलट जाता है। यहाँ पर 22 है तो 22×7 से क्या हो जाएगा 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7×7 = 49। क्या हो जाएगा 49, 49। आर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा बाबू 49, जो कि वैल्यू आएगा 7। अब r बराबर 7 आ गया, हमें रेडियस नहीं पूछा है बाबू, हमें डायमीटर पूछा था। d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r यानी कि 2 लिखेंगे, r के वैल्यू 7 तो 7 दूनी 14, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। यहाँ पर देखिए दो परिधि मान लेते हैं 2πr1 बराबर हो जाएगा 2πr2। यहाँ से ये कट जाएगा बाबू तो उतना ही अनुपात रहेगा। कितना रहेगा, उतना ही अनुपात रहेगा। कैसे हुआ हम बताते हैं। अनुपात देखिए आप सभी जानते हैं कि अनुपात जो होता है 5:7, जिसको हम 5/7 भी लिख सकते हैं। 5:7 को 5/7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इन दोनों का अनुपात यानी 2πr1/2πr2, इस प्रकार से ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ r1/r2। और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, इसका त्रिज्याओं का r1 यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा r2। ये दोनों आपस में बराबर रहेगा तो 5/7 सेम ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। बिल्कुल समझ होंगे, नहीं समझे होंगे तो हम फिर से एक बार पूरे मिटा के समझाते हैं क्या ये एक
किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए हम समझाते हैं आपको क्या है। यहाँ पर पूछा दो वृत्त के परिधियों का अनुपात इतना, परिधि का अनुपात यानी कि 2πr1 बटा 2πr2 बराबर दिया 5/7। 5/7 ये से ये कटेगा बाबू r1/r2। r1/r2 का अनुपात भी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, यानी कि ये और ये 5:7 ही रहेगा। ऑप्शन बी वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको जस्ट फिर से सुधार के लिखेंगे तो r1/r2 यहाँ पर बराबर हो जाएगा 5:7, जो कि त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। डायमीटर का पूछता तो 2 से गुना कर देते। अर्ध गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर संपूर्ण नहीं पूछा बाबू। संपूर्ण पूछेगा तो 3πr², लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो 2πr²। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। दो बेलन आयतन का अनुपात पूछा बाबू। क्या पूछा? आयतन का अनुपात। तो आप सभी जानते हैं 4/3πr³ होता है। 4/3πr³, इसको 1 मान लेते तो इसको 2 मान लेते, बराबर हो जाएगा 9/16। ये से ये बाबू पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r³ 1 और r πr³ r1 2 सॉरी 2 बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 9/16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बाबू इसका स्क्वायर क्यूब निकालेंगे। 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब 9 का क्यूब कितना होगा बाबू? जल्दी जल्दी से बताइएगा। 9 का क्यूब कितना? 3×9 9 9 27। जल्दी जल्दी बताइएगा कितना होगा। तो यहाँ पर पूछा है अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पर निकाल दीजिए आप। इसका क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायर यानी कि रूट निकाल दीजिए। रूट सिंपल सा, जब क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3:4, 3:4। इसको फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर रूट निकाल दिए, जो कि 3:4 हो जाएगा। वहाँ पर पूरा आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा फार्मूला नहीं लगाइए। यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया तो क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है, तो हम इसका रूट निकाल दिए डायरेक्ट। 37 नंबर देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होता है 1 0, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 बटा में हो जाएगा 5। 4 3 7, 7 1 7 2 9 1 10, 10/5। इसको काटेंगे बाबू 2। ऑप्शन बी। जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ के, जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइडेड कर देना। यहाँ 1 2 3 4 5 था संख्या, तो 5 से डिवाइड किए 6 संख्या। यहाँ पर प्रथम 5 ही पूछा तो प्रथम 5 ही लिए थे। यहाँ पर परिसर पूछा बाबू, इसका परिसर क्या होगा? जो सबसे निचली सीमा रहेगा और सबसे उचली सीमा रहेगा, उसको दोनों को घटा देंगे तो परिसर निकलेगा। सबसे ऊंची सीमा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 30, और सबसे निम्न सीमा है 9। क्या सबसे निम्न सीमा है 9? इसको घटाएंगे बाबू 21 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर दिख रहा है। क्या करेंगे? परिसर निकालने के लिए सबसे उच्चतम सीमा जो कि 30 है, सबसे निचतम सीमा जो कि देखिए सबसे कम 9 है, इन दोनों को घटाएंगे, जो मान आएगा वही हमारा परिसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर मैच खा रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ देना है। दोनों का जोड़ के यहाँ पर 2 से भागा कर देना। समांतर माध्य पूछा है तो 13 + 17। इसको जोड़ते हैं बाबू, कितना होगा? 13 + 17। तो यहाँ पर 7 3 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 1 3। फिर दो संख्या, इसलिए बाबू 2 से डिवाइडेड करेंगे। दो संख्या रहेगा, 2 से डिवाइडेड किए। जैसे पीछे 5 था तो 5 से डिवाइडेड किया, 2 से काटेंगे तो 15। ऑप्शन बी।
समांतर माध्य वही पूछा है। देखिए प्रथम विषम संख्याओं का माध्य पूछा। प्रथम विषम संख्याओं का माध्य यहाँ पर 50 होता है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो देखिए 10 हम विषम संख्या लेते हैं, 10 विषम संख्या लेते हैं। जैसे कि पहला हम क्या लिखें, पहला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ बाबू, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 19 तक जाएंगे। प्रथम 10 पूछा था, 10 से डिवाइडेड करेंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइडेड करेंगे। जब बाबू इसको आप जोड़िएगा तो 100 आएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100। यहाँ पर काटेंगे 10 दाएं की 100 जो कि 10 आएगा। 10 दाएं की 100 जोड़ के दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा बाबू। आप जोड़िएगा, इसका कैलकुलेशन 100 ही आएगा। इसका कैलकुलेशन 100 आएगा। कुछ कुछ का कैलकुलेशन दिमाग में याद रखिए, हम इतना बार इसको पढ़ाएं कि इसको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुलक पूछा बाबू। जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा उसी को हम यहाँ पर बहुलक बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार तो यहाँ पर 2 ही है, 1 बार 2 बार 3 बार। 2 कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। 2 के अलावा कोई नहीं होगा बाबू, क्योंकि 5 एक ही बार है, ये तो होगा नहीं। और 4 4 तो एक ही बार है। 3 एक एक ही बार है, 1 तो एक ही बार है। तो यहाँ पर 2 ही सबसे ज़्यादा बार है, तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार से बहुलक पूछा बाबू। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 7 सबसे ज्यादा। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, ऑप्शन सी बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रहेगा। माध्यक पूछा बाबू। माध्यक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं क्या होगा। पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना बैठाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में यहाँ पर इसको बैठाना है। पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 6 एक सम संख्या बाबू। सम संख्या आए तो दूसरा होता है, विषम संख्या आए तो दूसरा होता है। 6 एक क्या है, हमारा सम संख्या है। तो दोनों का बीच का जोड़ देना है, दोनों का बीच को जोड़ देना है। समांतर माध्य कैसे निकलेगा, दोनों को, इन दोनों को हटा देना है, इन दोनों को हटा देना है। ये हमारा बीच में आ गया बाबू, ये हमारा क्या बीच में आ गया। तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। और 2 से डिवाइडेड कर देना है, तो 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 तिया हमारा 6 हो जाएगा, और 0.5 यानी 3.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, जब असेंडिंग ऑर्डर में बैठाएंगे, क्या हमारा सम आ गया। जब सम आ जाएगा तो इधर से 2 हटा देना, इधर से 2 हटाना, जो बीच में रहेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइडेड कर देना है। लेकिन विषम संख्या आ जाए तो उसमें केवल बीच वाला सही हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए बाबू, इसमें देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ती क्रम में घटाएंगे, बैठाएंगे। 1 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 7 संख्या आया। 7 एक विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या। तो जो बीच वाला रहेगा, तो बीच में हमेशा देखिए 4 है, 3 इधर ले लीजिए, 3 इधर लीजिए, बीच वाला ही समांतर यानी कि माध्यिका होगा। तो बीच वाला ही होगा, तो 4 हो जाएगा। बीच वाला ही माध्यक यहाँ पर होगा, जो कि 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रायिकता क्या है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी संख्या को यहाँ पर दो पासे को उछालेंगे, एक पासे को उछालेंगे तो पूर्ण कितना आएगा, 6, और दो पासे को उछाल रहे हैं तो 12। अब हम ऐसा किसका जोड़ 7 होना चाहिए था, क्या हो जाएगा हमारा किसका जोड़, तो 1 प्लस यानी यहाँ पर नीचे जो हमारा टोटल जो हमारा आने की प्रायिकता हो जाएगा वो 36 होगी बाबू। क्या होगी, वो 36 होगी। और 7 जोड़ 7 आएगा। क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो पासा को फेंके तो किसका जोड़ 7 आएगा, तो पहला यदि एक पासा में 1 आता है, एक पासा में 6 आता है, तब 7 होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा तो 7 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा तो 7 होगा। यदि यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा तो हमारा 7 होगा। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो 7 होगा बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 6 आता है, यहाँ पर 1 आता है तो हमारा 7 होगा। अब
1 2 3 4 5 6, 6 इधर आ गया बाबू, और दूसरा पासा जस्ट इसका उल्टा करेंगे। जैसे कि 6 पहले पहला पासा में आएगा, दूसरा पासा में 1 आएगा तो 7 होगा। तो इस प्रकार से 6 और यानी कि 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर यानी कि 12 टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। कैसे हो गया बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे। जस्ट देखिए, जब एक पासा में 1 आएगा, दूसरे पासा में 6 आएगा तो 7 आ सकता। उसी प्रकार से पहला पासा में 6 और दूसरी पासा में 1 आएगा तो हमारा 7 आएगा। तो उसी प्रकार से 6 कंडीशन इस एक पासे में है, तो 6 कंडीशन सेम दूसरे पासे में। या टोटल टोटल जो हमारा आने की समय प्रायिकता 36 होती है, यहाँ पर 12 होगा। तो 12 तिया की 36, 1/3, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1/3, 1/3। यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही थोड़ा सा टाइप हो रहा था, 1/3 कर दीजिएगा ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता। तो देखिए किसी भी का भी प्रायिकता 1 होता है, तो जीतने की प्रायिकता इतना था, हारने के निकालने के लिए माइनस कर देंगे 0.7, जो कि आ जाएगा 0.3। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ेंगे। दो सिक्के को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता। जब दो सिक्का को उछालेंगे बाबू, तक क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर बताइएगा। दो सिक्के को उछालेंगे तो हमारा क्या क्या आ सकता है। तो हेड आएगा, दोनों में हेड, या तो दोनों में टेल, या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में टेल। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हेड और एक टेल, और एक टेल और हेड। यहाँ टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 4। टोटल प्रायिकता 4। दो शीर्ष कब आएगा, एक ही बार में आ सकता है तो 1/4, एक ही बार में आ जाएगा तो 1/4। उसी प्रकार से हमको लगता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, इसलिए कि टोटल प्रायिकता यहाँ पर 12 होगा बाबू। टोटल प्रायिकता क्या होगा, 6 और 6 12 हो सकता है, और 7 आने की प्रायिकता 6, जो कि 1/4। इसको थोड़ा रहने देते थे बाबू, इसमें इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, आप सॉल्व करके बताइएगा। इसको हम, मेरा ध्यान से थोड़ा सा उठ गया है कि या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो चुका है। बाकी हम कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही करें, 1/3 ऑप्शन में नहीं है। हम बुक्स में देखेंगे, उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी हुई। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक ए बदलेगा सेक 1/cos से, सेक बराबर 1/cos से, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि tan ए बराबर 3/4 है तो sin ए बराबर, तो tan ए 3/4 है बाबू। तो tan ए आप सभी जानते हैं कि लंब लंब बटा आधार होता है। हमें कर्ण का मान निकालना, 3 4 है तो कर्ण का मान 5 आएगा, कर्ण का मान 5 आएगा। तो लंब बटा आधार यानी कि 3/5, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन बाबू, साइन 45 डिग्री बराबर कौन है, तो कॉस 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान √1/√2 ही होता है, 1/√2 ये होता है। साइन 45 का मान भी और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। इस प्रकार 50 क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो बाबू उस वो डाउट है, क्या बाबू डाउट है, हम ही को अभी डाउट है कि उसमें कुछ या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, या क्योंकि ऑप्शन में भी उसका आंसर नहीं दिख रहा। तो उस 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और 48 क्वेश्चन में बताएगा कि आपका कितना आंसर यहाँ पर सही गया। तो इस प्रकार से हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।